हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे हर बार की तरह। आज मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। पहले जो हमने वीडियोस अपलोड की थी वो सिर्फ थोड़ा सा आपको रफली आइडिया देने के लिए थी कि आप बिना किसी कंपटीशन में बैठे कैसे इजीली अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में गेट इनटू हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, कैसे अपने करियर पाथ को ग्रोथ दिला सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आप में से कोई एमबीए करना चाहता है तो कैसे एमबीए कर सकता है विदाउट सिटिंग इन एनी कंपटीशन। लेकिन आज का जो वीडियो है वो मेरी ही बुक से रिलेटेड है और एक टॉपिक पे है, दैट इज़ माइक्रोमीटर। आप सभी लोग मोस्टली लोग जानते होंगे माइक्रोमीटर, बहुत नाम सुना होगा आपने। तो बुक की अगर मैं बात करूं तो पहले बात हो चुकी है आपसे, कई बार मैंने डिस्कस भी किया है क्लास में कि हाँ एक बुक लिखी गई है। तो थोड़ा स्लाइड चेंज हुआ यहाँ पे। अब बुक का नाम शॉर्ट में द येलो बुक ना होके द ब्लू बुक है, और ये मेरी वजह से नहीं, पब्लिकेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि सब कुछ मेरी तो चलने वाली है नहीं, उनका भी रोल होगा। तो ये बुक बहुत जल्द ही अब आने वाली है, काम पकड़ रहा है, तेजी से चल चुका है। स्टूडेंट्स के साथ साथ ये आपके ऐसे लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं या करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक नए इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी उसके बारे में पढ़ा हुआ है तो आप उसके फीचर्स को इजीली ग्रैब कर सकते हैं। तो कुछ मैंने ऐसा ही कोशिश की है इस बुक में कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्टोरियल व्यू हो कि आपको उसकी फ़ोटो पिक दिखाई दे, जिससे आप उन चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो अगर मैं इस बुक के बारे में थोड़ी और बात करूं तो जब मैंने स्टार्टिंग में बुक को लिखा था तो ये ऑलमोस्ट 450 पेजेस की थी, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझता हूं क्योंकि मैं भी स्टूडेंट्स ही रहा हूं। बच्चा चाहता क्या है कि ईजी लैंग्वेज हो, कम से कम लिखा हो और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो यही तीन चीज़ों को देखते हुए मैंने 450 से इसके पेजेस कर दिए 180। इजी लैंग्वेज, कम लिखा हो और पिक्टोरियल व्यू की हेल्प से ज़्यादा समझ में आए। तो आज मैं बात करूंगा माइक्रोमीटर की, और इसी तरीके से हम बात करेंगे। जितना भी मैं आपको बताऊंगा माइक्रोमीटर से रिलेटेड वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट। आप चाहे इंडस्ट्री में जाओ, इंटरव्यू दो, आप उससे ज़्यादा जानते होगे इसे पढ़ने के बाद में, जानने के बाद में। आप एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो, उसमें क्वेश्चन आते हैं माइक्रोमीटर से, आप एलिजिबल हो जाओगे, इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि अच्छे से क्वेश्चंस को ग्रैब करोगे और लिख दोगे उसको, आंसर को अच्छे से, हाथों से नहीं पैरों से भी लिख दोगे आंसर को। इतने आप कैपेबल हो जाओगे आज की वीडियो को देखने के बाद, ये मैं आशा कर रहा हूँ और इंश्योर भी हूँ इस चीज़ को लेकर के मैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली माइक्रोमीटर से। यहाँ पे मैंने PDF फाइल को कन्वर्ट किया है वर्ड फाइल में, तब अपलोड हुई है, तो हो सकता है थोड़ा पिक्चर अप डाउन हो जाए, तो हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका फॉर्मेट है वो बिल्कुल ही अलग है वैसे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दैट इज़ माइक्रोमीटर। देखो बुक का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के होते हैं, इंडिकेटिव टाइप जो इंडिकेट करते हैं यानी कि जो मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, और नॉन इंडिकेटिंग टाइप जो मेजर नहीं करते, जवाब देते हैं यस और नो में, एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट और रिजेक्टेबल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे देखा जाए, एग्जाम्पल लो आप कि सपोज आपको एक शर्ट स्टिच करानी है, एक शर्ट सिलानी है आपको टेलर से, तो आप क्या करोगे, टेलर के पास जाओगे। टेलर के पास जाने के बाद आप क्या करोगे, टेलर को अपनी बॉडी का साइज दोगे। साइज क्या करेगा, साइज का वो आपके, उसके पास आप सरल लैंग्वेज में बोलते हो इंच टेप, लेकिन टेक्निकली लैंग्वेज जो है, टेक्निकली नेम जो है इंच टेप का, दैट इज द मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप उसका रियल नेम है। तो मेजरिंग टेप से क्या करेगा, आपकी वो स्लीव्स की डायमेंशन मेजर करेगा, आपकी चेस्ट की डायमेंशन मेजर करेगा, आपकी नेक की डायमेंशन मेजर करेगा, आपकी वेस्ट की डायमेंशन मेजर करेगा, आपकी लेंथ मेजर करेगा कमर तक की, नेक से। दैट इज वो क्या कर रहा है, वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से रीडिंग को नोट्स कर रहा है। दैट इज मेजरिंग टेप और इंच टेप इज वन काइंड ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बट विच पार्ट, दैट इज इंडिकेटिव टाइप या फिर इंडिकेटिंग टाइप। लेकिन जब आप
कि शर्ट बनकर तैयार हो जाती है और आप शर्ट को लेने के लिए जाते हैं, तो क्या आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करते हैं? नहीं, आप ना तो उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ना इंच टेप से मेजर करते हैं, और ना ही किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। आप क्या करते हैं, शर्ट को पहनकर ट्राई करते हैं कि फिट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर फिट आती है तो आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अगर फिट नहीं आती है तो आप क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी दें या रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी दें, ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है नॉन इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस बुक में आपको सब कुछ ऐसा मिलने वाला है, बिल्कुल बेसिक से मिलेगा। तो हमारा जो माइक्रोमीटर है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये रीडिंग देता है। अब अगर ये रीडिंग देता है तो ऑब्वियसली ये इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर ये रीडिंग नहीं दे रहा होता तो ये कौन सा होता, नॉन इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से होते हैं नॉन इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? जैसे कि आपका स्लिप गेज है, नॉन इंडिकेटिंग टाइप है, या फिर आपका प्लग गेजेस हैं, नॉन इंडिकेटिंग टाइप हैं, या फिर आपके स्नैप गेजेस हैं, नॉन इंडिकेटिंग टाइप हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बारीकी से बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोमीटर को। सिंपल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिंपल लैंग्वेज कम से कम लिखा और ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, तो उन्हीं 3 बातों पे हम फोकस करेंगे। फर्स्ट वन, व्हाट इज द माइक्रोमीटर? नथिंग, अ माइक्रोमीटर इज एन इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स used in industries, obviously. Another thing, it consists of a ratchet, a thimble, sleeve or barrel, an anvil and a frame. इन चीजों से मिलके बना होता है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? स्क्रू एंड नट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है बहुतों में, यहां तक कि EAC में भी आया है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली माइक्रोमीटर जो है आपका स्क्रू एंड नट प्रिंसिपल पे तो है, लेकिन स्क्रू एंड नट प्रिंसिपल पे अगर ये डिपेंडेंट है तो कैसे चलता है? अगर आप स्क्रू को रोटेट करते हो तो आपने रोटेट किया उसको, लेकिन उसने ट्रांसलेटरी मोशन भी किया साथ में। तो सेम इसी प्रिंसिपल पे हमारा माइक्रोमीटर भी वर्क करता है। इसकी एडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज ये है कि आप रोटेटरी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन में तो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप ट्रांसलेटरी मोशन को बैक रोटरी मोशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही हमारे माइक्रोमीटर की एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो कि आपने किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस को मेजर किया है, तो आपने जब रैचेट को क्लॉकवाइज घुमाया तो वर्नियर कैलिपर टाइट हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन हुआ स्पिंडल का और उसने ऑब्जेक्ट को टाइट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट को जब टाइट कर लिया तो आपके पास रीडिंग आ गई। अगर ट्रांसलेटरी मोशन से रोटरी मोशन हो जाता तो स्पिंडल बैक जाती और आपका जो थिम्बल है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घूम जाता, जिसकी वजह से रीडिंग गलत आ सकती थी। जैसा कि अगर मैं बात करूं वर्नियर कैलिपर की, वहां पे लीनियर मोशन होता है, लीनियर मोशन का कन्वर्जन लीनियर मोशन में ही होता है। तो लीनियर मोशन से लीनियर मोशन में कन्वर्जन हो जाना बहुत ईजी है, इसलिए चांसेस ऑफ एरर ज्यादा हो जाते हैं। रोटेशनल मोशन इज कन्वर्टेड इनटू translational motion, translatory motion, but translational motion cannot be converted into rotational motion. Hence micrometer is more accurate device than a vernier caliper. Important है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। Third thing which is important, least count of an analog micrometer. Analog micrometer क्या होता है अभी हम थोड़ी देर बाद जान लेंगे कि क्या होता है। इसकी जो लीस्ट काउंट होती है 0.01 mm होती है, बट ये जनरली आमतौर पे आप डिफरेंट लीस्ट काउंट के भी माइक्रोमीटर को बनवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 0.01 इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज कैलिब्रेशन कैसे करेंगे? 20 ± 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए? 50 ± 10% होनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी वही है जो आप RAC में पढ़ते हो, दैट इज 5, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यों चाहिए रिक्वायर्ड? क्योंकि देखो टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट होगा तो मटेरियल में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से जो वो रीडिंग देगा उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ध्यान क्यों रखना है? अगर मॉइस्चर जोस के बीच में आ गया तो भी वो एरर जनरेट कर सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। डस्ट वगैरह भी नहीं होनी चाहिए कैलिब्रेट करते टाइम। नेक्स्ट वन, on the basis of requirement micrometers may be of various types.
अब मैकेनिकल डिजिटल माइक्रोमीटर, ये शायद आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज आप देख लोगे कि मैकेनिकल डिजिटल माइक्रोमीटर किस टाइप का होता है। और ये माइक्रोमीटर की कैटेगरीज में सबसे ही प्रीसियस होता है, प्रिसाइज होता है। इससे ज्यादा प्रिसाइज डिजिटल माइक्रोमीटर बोले तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल भी नहीं होता, मैकेनिकल डिजिटल माइक्रोमीटर सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता है। अब तक जितने भी माइक्रोमीटर हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, इससे ज्यादा प्रिसाइज कोई भी माइक्रोमीटर अवेलेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज्यादा खुश ना हो, मैकेनिकल वाले भी ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दी यूसेज दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं माइक्रोमीटर को। पहली टाइप है आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, और दूसरी टाइप है हमारी आउटसाइड इनसाइड को ही कैटेगराइज किया गया है एनालॉग माइक्रोमीटर, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल माइक्रोमीटर एंड मैकेनिकली डिजिटल माइक्रोमीटर। तो अगर हम बात करें लीस्ट काउंट की, थोड़ी सी आप लीस्ट काउंट की सुन लीजिए बस। यहाँ पे क्या है लीस्ट काउंट? कुछ नहीं है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम डायमेंशन को मेजर कर सके वही उसकी लिस्ट काउंट होती है। आगे मैं बताऊंगा, इस फॉर्मूले को अभी के लिए छोड़ दिए, इसके भी छोड़ दीजिए लिस्ट काउंट का। ये वैसे शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है लिस्ट काउंट? लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन स्लीव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल। एक्चुअली ये S/N है, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन स्लीव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल। ये एक्चुअली PDF से फाइल कन्वर्ट हुई है वर्ड में, इसलिए थोड़ा एरर आ गया है यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ, ये पहला एनालॉग मीटर माइक्रोमीटर, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल माइक्रोमीटर, मैकेनिकली डिजिटल माइक्रोमीटर। तो आउटसाइड के अगर मैं बात करूं, आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है? वो माइक्रोमीटर जो आउटसाइड डायमेंशन को मेजर करे, एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करे, दैट इज सेड टू बी द आउटसाइड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर अभी ऊपर देखा था किस किस से मिलकर बना होता है? एक रेचेट होता है, एक थिम्बल होता है, थिम्बल थंब, जो थंब से रोटेट हो दैट इज थिम्बल, और जिसके ऊपर थिम्बल रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन करेगा दैट इज स्लीव और बैरल। स्लीव बाहां, बैरल। उसके बाद में जो आपकी स्पिंडल होती है, दिस इज द स्पिंडल, लिख देता हूं मैं। स्पिंडल, स्पिंडल कनेक्टेड होती है आपके थिम्बल से, थिम्बल रोटेट करेगा और जैसे ही रोटेट करता जाएगा थिम्बल आगे मूव करती जाएगी। ये दूसरी जो पार्ट है जैसे स्पिंडल के सामने जैसे टच करती है स्पिंडल, दैट इज एनविल, और ये जो पार्ट सपोर्ट करता है दैट इज फ्रेम। तो कोई भी माइक्रोमीटर किससे मिलकर बना होगा? रेचेट से होगा, या इसके कंपोनेंट होंगे, रेचेट होगा, थिम्बल होगा, स्लीव या बैरल होगा, स्पिंडल होगा, एनविल होगा एंड फ्रेम होगा। उसके बाद में एनालॉग माइक्रोमीटर, सिंपली एनालॉग मीन्स ना वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल है ना वो मैकेनिकली डिजिटल, मीन्स वो डिजिटल नहीं है। सबसे सिंपल जो हमारा माइक्रोमीटर दैट इज एनालॉग माइक्रोमीटर। ये क्या है? लोकनट आप रीडिंग करते हैं, रीडिंग लेते हैं, आप नहीं चाहते कि थोड़ा बहुत भी एरर आए, तो जहां पे आपने रीडिंग ली वहां पे इसको स्पिंडल को टाइट कर दिया लोकनट की हेल्प से, या नट लॉक कुछ भी बोल सकते हो, लॉक भी बोल सकते हो सिंपली। यहाँ पे सिर्फ फ्रेम चेंज हो गया है। फ्रेम चेंज होने से क्या कहा रहा? फ्रेम का साइज अगर बढ़ गया, ये देखो फ्रेम का साइज अगर बढ़ गया, पहले फ्रेम का साइज छोटा था, दिस वन, पहले फ्रेम का साइज छोटा था, अगर पहले साइज 0 to 25 mm है, जीरो टू 25 mm है, तो ऑब्वियसली फ्रेम का साइज बढ़ने से साइज हो जाएगा 0 to सपोज 50 mm। फ्रेम का साइज जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन यहां पे भी साइज बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ फ्रेम से ही काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट वन, सिर्फ फ्रेम का चेंज। नेक्स्ट वन, ये एनालॉग ही है, आउटसाइड एनालॉग, एक पॉइंटर लगा दिया, ये पॉइंटर लगा दिया, इजीली रीड कर पाए, जिनको कम दिखता है वो पॉइंटर की हेल्प से पॉइंटर लगा दो भैया। लॉक नट चेंज हो गया है, सिंपली वही प्रिंसिपल सभी की वही रहने वाली है, रैचेट, थिम्बल, स्लीव, स्पिंडल, एनविल, फ्रेम। और ये आपको यहाँ पे साइज दिखेगा और यहाँ पे कहीं इसकी लिस्ट काउंट लिखी होगी। और ये स्टिकर अगर आपको नजर आ रहा है, दिस इज द कैलिब्रेशन स्टिकर। मैं आपको एक बात बता दूं, जो छोटी मोटी इंडस्ट्री होती है वो कैलिब्रेशन स्टिकर वगैरह नहीं लगाती है, उनको पता ही नहीं होता कि होता क्या है। लेकिन जो अच्छी इंडस्ट्रीज होती हैं वो एरर को
मिनिमाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में लगातार कैलिब्रेट करते रहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है उसको रिमूव किया जा सके। नाउ द पार्ट बिगिंस विद द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माइक्रोमीटर। क्या होता है, पहले आप विजुअली रीड कर सकते थे, यहाँ पे रीड भी कर सकते हो आप, लेकिन साथ ही साथ आप डिजिटल मीटर पे रीडिंग को डायरेक्टली चेक कर सकते हो। अब इसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी, जरा ध्यान से देखो, नजर आ रहा है, इसकी लिस्ट काउंट 1 माइक्रोन है, 0.001 mm या फिर 1 माइक्रोन्स, 1 माइक्रोमीटर। तो जो एनालॉग माइक्रोमीटर है उसकी लिस्ट काउंट 0.01 mm या फिर 10 माइक्रोन, और जो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल है उसकी लिस्ट काउंट 0.001 mm या फिर 1 माइक्रोन, और जो आपका मैकेनिकली डिजिटल है उसकी लिस्ट काउंट 0.0001 mm या फिर 0.1 माइक्रोन। तो तीनों में देखो कौन सा सबसे कम मेजर कर सकता है, दैट इज मैकेनिकली डिजिटल माइक्रोमीटर। अब अगर ये सबसे कम डायमेंशन को मेजर कर सकता है तो इसकी लिस्ट काउंट सबसे कम है, इसकी लिस्ट काउंट भी सबसे कम है, तो ये एक्यूरेट भी सबसे ज्यादा है, दैट इज मैकेनिकल डिजिटल माइक्रोमीटर। आ गया, ये देखो डिजिटल माइक्रोमीटर मैकेनिकल। जैसे बाइक और स्कूटर हुआ करती थी पुराने जमाने की, कार हुआ करती थी, उसी तरीके से मीटर रन करता है और इसको रीड करना बहुत इजी है। सबसे टिपिकल किसको है, एनालॉग को रीड करना टिपिकल है, मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन मैकेनिकली डिजिटल को बहुत आसान है। साइज क्या है, 25 to 50 mm। सेम चीज है यहां भी देखो, रैचेट, थिम्बल, स्लीव, लॉकनट, स्पिंडल, एनविल, फ्रेम बनेगा इन्हीं से, लेकिन साथ में क्या आ गया, मैकेनिकली डिजिटल डिवाइस ऐड हो गई है बस। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर क्या करते हैं, सपोज आपके पास होल है, ये कोई शीट है, आपने ग्रूव बना दिया इसमें या कोई होल है, तो आपको इसकी डेप्थ को मेजर करना है। तो डेप्थ को जरूरी नहीं कि डेप्थ माइक्रोमीटर यूज करो, वर्नियर कैलिपर यूज कर लो, उसमें डेप्थ स्केल होता है, उससे मेजर कर सकते हो। लेकिन स्पेशली जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से रखते हैं कि जो एक्यूरेसी है उसका लॉस नहीं होना चाहिए। जहां माइक्रोमीटर की जरूरत है वहां माइक्रोमीटर यूज होना चाहिए, जहां वर्नियर कैलिपर की जरूरत है वहां पे वर्नियर कैलिपर यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां पे माइक्रोमीटर की जरूरत है वहां पे वर्नियर कैलिपर यूज करें, तो चांसेस ऑफ लॉस ज्यादा हो जाते हैं। तो एरर को कम करने के लिए हमेशा जो एक्यूरेट डिवाइस है अकॉर्डिंग टू आईएसओ वही चूज करना पड़ेगा हमको, हम डिफरेंटली नहीं जा सकते। अगर ये डेप्थ छोटी है, सपोज हाइट ऑफ, या डेप्थ बोल दो, डेप्थ की बात कर रहे हैं, PTH डेप्थ D, अगर कम है तो आप कैसे भी करके इसको मेजर कर सकते हो। लेकिन सपोज एक आपके पास शीट है और उसमें जो होल है उसका साइज 200 mm है, तो कैसे मेजर करोगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए हम स्पेशली यूज करते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। It is used to measure depth of hole or grooves etc. It includes various extension rods of different sizes. It may be analog, digital and dial type. Dial type भी माइक्रोमीटर्स हो सकते हैं, आगे मैं आने वाला हूँ दिखाऊंगा आपको। और ये आप मैकेनिकल डिजिटल भी यूज कर सकते हो। रैचेट, थिम्बल, स्लीव, अब ये इसका फ्रेम है और ये स्पिंडल है, यहाँ पे एनविल नहीं है। क्या करेंगे, हम इस थिम्बल को रोटेट करेंगे रैचेट की हेल्प से, तो क्या होगा, स्लीव बाहर निकलेगी। अब इसकी तो डायमेंशन फिक्स्ड है, लेकिन अगर हमारे होल का साइज या डेप्थ और ज्यादा है तो हम यहां से एक्सटेंशन रोड उठाएंगे, ये वाली या ये वाली या ये वाली या ये वाली, जो भी रिक्वायर्ड है, और किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, इस स्पिंडल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब जब स्पिंडल के साथ में, सपोज ये स्पिंडल है, दिस इज स्पिंडल, और स्पिंडल के साथ में अगर मैं एक्सटेंशन रोड को ऐड कर दूं तो साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो अगर साइज बढ़ जाएगा होल का तो आप एक्सटेंशन रोड की हेल्प से डेप्थ को मेजर कर सकते हो। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक टाइप, सेम इलेक्ट्रॉनिक टाइप। अच्छा, नेक्स्ट वन इज वायर थिकनेस माइक्रोमीटर।
वायर थिकनेस क्या, वायर की थिकनेस को मेजर करने के लिए, वायर की बात कर रहा हूं मैं, पाइप्स की बात नहीं कर रहा हूं, वायर इज डिफरेंट, पाइप इज डिफरेंट। वायर की थिकनेस को मेजर करने के लिए जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसको क्या कहोगे, वायर थिकनेस माइक्रोमीटर। क्या मेजर करेगा, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करेगा वायर का, इंटरनली थोड़ी ना कर पाएगा, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करेगा। रेचेट, थिम्बल, स्पिंडल, सॉरी बैरल और स्लीव, स्पिंडल, एनविल और ये पीछे फ्रेम है, और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, वायर। वायर को यहाँ पे रख करके थिम्बल को रोटेट करोगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, साइज पता चल जाएगा, रीड कर लोगे उसको। उसके बाद ट्यूब वॉल थिकनेस माइक्रोमीटर, एक ट्यूब है। ट्यूब क्या है, होलो थिन ऑब्जेक्ट्स जो लेंथी होते हैं उनको क्या बोलते हो आप, ट्यूब्स बोलते हो। तो इन ट्यूब्स की थिकनेस को मेजर करने के लिए आपने जनरली देखा है वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, लेकिन कायदे में करना नहीं चाहिए। आईएसओ नहीं कहता कि आप वर्नियर यूज करो, आईएसओ क्या कहता है कि आप उसके लिए जो पर्टिकुलर डिवाइस डिसाइड की गई है उससे ही मेजर करो, दैट इज ट्यूब वॉल थिकनेस माइक्रोमीटर। क्या करेंगे, माइक्रोमीटर उठाया, ये वाली जो एनविल है ये अंदर जाएगी, इन रहेगी, और ये जो स्पिंडल है ये आउट रहेगा। थिम्बल रोटेट करोगे, धीरे धीरे स्पिंडल कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल सरफेस पे टकरा जाएगा। इंटरनल सरफेस पे क्या है, एनविल है। क्या करोगे आप, एकदम से रीडिंग को नोट कर लोगे, पढ़ लोगे। नेक्स्ट वन, 3 फ्लूटेड माइक्रोमीटर। अब ये 3 फ्लूटेड क्या है, ये भी एक केस है माइक्रोमीटर का। कुछ हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, या मैं कहूं क्रॉस सेक्शन होते हैं ऑब्जेक्ट के, पाइप है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। लेकिन एक्सट्रूजन की हेल्प से आप कोई क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर भी तो बना सकते हो, होलो। अब आपने होलो बना लिया, ये आपको हाइट पता है, ये हाइट पता है, ये हाइट पता है, लेकिन आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, और आप चाहते हो कि बिना कैलकुलेशन के मैं ये हाइट फाइंड आउट कर लूँ, या ये हाइट फाइंड आउट कर लूँ, या फिर ये हाइट फाइंड आउट कर लूँ। तो कैसे करोगे, आप अपने ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट को उठाओगे और इस एनविल पे प्लेस कर दोगे इस तरीके से। जब आप इसको प्लेस करोगे ऐसे, तो क्या होगा, अगेन थिम्बल को घुमाओ, स्पिंडल आगे आएगा, स्पिंडल रुक जाएगा, ये जितनी भी डायमेंशन होगी भैया वो यहाँ से आप नोट कर लोगे। आफ्टर दैट 5 फ्लूटेड भी होता है। 5 फ्लूटेड कैसे, जरा गैस करो, आप पॉज कर दो और गैस करो। 3 फ्लूटेड में आपने ट्रायंगल की हाइट को मेजर किया था, 5 फ्लूटेड में क्या करोगे, इस हाइट को मेजर करोगे, दैट इज, अगर आपका क्रॉस सेक्शन इस टाइप का है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 फेसेस, तो 5 फ्लूटेड, सिंपल। फिर है हमारा पिन माइक्रोमीटर। अब जी पिन माइक्रोमीटर कहाँ यूज करें, देखो कैसे यूज करोगे। ये आपका पहले ऑब्जेक्ट है, अब आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में आपने ग्रूव बना दिए आमने सामने, सॉरी ड्राइंग ऐसी है, माफ कीजिएगा। ग्रूव बना दिया आपने। अब आपको क्या देखना है, यहां से यहां तक की डायमेंशन मेजर करनी है। अब ग्रूव का साइज इतना छोटा कि कोई और माइक्रोमीटर लग ही नहीं सकता, तो आप कौन सा माइक्रोमीटर यूज करोगे इस ग्रूव के लिए, पिन माइक्रोमीटर। एक्सटर्नल डायमेंशन ही मेजर करेगा, इंटरनल नहीं करेगा। दिस माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन। इट कैन मेजर द एक्सटर्नल डायमेंशन फ्रॉम स्लॉट टू स्लॉट, फ्रॉम स्लॉट टू स्लॉट। इस स्लॉट से इस स्लॉट तक जो डायमेंशन है वो मेजर हो जाएगी। उसके बाद गियर टूथ माइक्रोमीटर। अब गियर टूथ माइक्रोमीटर क्या करेगा, गियर टूथ किस सर्कल डायमीटर पे डिजाइन होते हैं, पता है आपको सभी को, टॉम में पढ़ा होगा, पिच सर्कल डायमीटर। तो पिच सर्कल डायमीटर को कैसे मेजर किया जाए, बाय यूजिंग गियर टूथ
माइक्रोमीटर। दिस वन गियर टूथ माइक्रोमीटर। हर मॉड्यूल के लिए ये पिन्स हैं, पिन्स हर मॉड्यूल के लिए डिफरेंट पिन है, हर मॉड्यूल के लिए डिफरेंट पिन है जो हम यूज करते हैं, हर मॉड्यूल के डिफरेंट। ऐसा नहीं कि किसी भी मॉड्यूल में कोई सा भी पिन उठाया और लगा दिया, हर मॉड्यूल के लिए डिफरेंट पिन है, तभी उसका पिच सर्कल डायमीटर निकल सकता है विद सम कैलकुलेशन, अदरवाइज नहीं निकल सकता। ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज लो फोर्स माइक्रोमीटर। लो फोर्स माइक्रोमीटर क्या होता है? देखो बेटा, बॉडीज होती हैं कुछ स्टील्स, या मैं नॉर्मली बात करूं, डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। मटेरियल कितने टाइप के होते हैं? दोबारा से लिखता हूं। मटेरियल कौन कौन से मटेरियल हैं? डक्टाइल मटेरियल हैं, ब्रिटल मटेरियल हैं। अब ब्रिटल मटेरियल में इलास्टिसिटी होती है बट प्लास्टिसिटी जीरो होती है या नेग्लिजिबल होती है, और डक्टाइल मटेरियल में इलास्टिसिटी भी होगी एंड प्लास्टिसिटी भी होगी, दोनों प्रेजेंट रहेंगी। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होंगे जिसमें इलास्टिसिटी कुछ इस तरीके से चलेगी, ये, और फिर ये प्लास्टिसिटी। परफेक्टली प्लास्टिक बोलते हो आप इसको, या परफेक्टली प्लास्टिक बोलते हो। अब रबर क्या है? अगर हम रबर की बात करें तो रबर क्या है? रबर एक ऐसी बॉडी है जो इलास्टिक है, और अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा भी लोड लगा दूं, ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये किसी इंस्ट्रूमेंट के जाज हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के समझ लो आप। अब मुझे डायमेंशन मेजर करनी है, ये जाज इधर से चलता आ रहा है, ये तो टच ही कर रहा है, ये इधर से चलता आ रहा है इस डायरेक्शन में। पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा फोर्स लग गया तो ये कंप्रेस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और माइनर कंप्रेस हो सकता है माइक्रोन्स में, लेकिन आपको तो आपको पता नहीं चलेगा, ये तो इजीली कंप्रेस हो गया। आपने सोचा कि रीडिंग यही है, लेकिन एक्चुअल में ये रीडिंग नहीं होगी, ये रीडिंग गलत होगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हाईली इलास्टिक हैं और थोड़े से, यानी कि अंडर दी वेरी नेग्लिजिबल लोड डिफॉर्म हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं ड्यूरिंग टेकिंग देयर मेजरमेंट, तो उनके लिए एक स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है जिनको बोलते हैं हम लो फोर्स, किधर गया बे, लो फोर्स माइक्रोमीटर। This micrometer is a special purpose micrometers which is used for measuring the dimension of such materials which have elastic properties. The reading is to be noted down when the needle of dial will be in between. अभी needle क्या है? needle की जरूरत पड़ेगी। कैसे? देखो, ये देखो, ये एनविल है। अब इस एनविल से आपने ऑब्जेक्ट को टच किया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आपने थिम्बल को रोटेट किया, स्लाइटली आपने फोर्स लगा दिया रेचेट से, लेकिन ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस हो जाएगा तो ये जो निडल है ये सेंटर में नहीं होगी, इधर उधर भाग जाएगी। तो आपको अपने रेचेट को तब तक घुमाना है, तब तक टच करे रहना है अपने ऑब्जेक्ट से, जब तक कि ये निडल बिल्कुल सेंटर में ना आ जाए। और जब ये निडल सेंटर में आ जाएगी तब ये माना जाएगा कि अब जो है हमारा ऑब्जेक्ट, उस पर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं पड़ रहा है और वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में है और उसका साइज एकदम एक्यूरेट है। तो सिंपल ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इलास्टिसिटी रखते हैं और थोड़े से ही लोड में डिफॉर्म हो जाते हैं, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दैट इज लो फोर्स इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि यहाँ पे लो फोर्स माइक्रोमीटर, ऐसी लो फोर्स वर्नियर कैलिपर भी होता है सेम। नेक्स्ट वन स्क्रू पिच माइक्रोमीटर। अब आपके जो स्क्रूज हैं उसका डायामीटर मेजर करने के लिए जो आप माइक्रोमीटर यूज करोगे दैट इज स्क्रू पिच माइक्रोमीटर। अब ये एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करता है, इंटरनल को नहीं। दिस टाइप, क्योंकि हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं अभी, दिस टाइप ऑफ माइक्रोमीटर यूज टू मेजर द पिच डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड्स। एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। पिंस होंगे इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पिच के लिए,
हाँ, डिफरेंट डिफरेंट पिच वाले स्क्रू या बोल्ट्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो ये इसकी पिंस है उसको यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने गियर टूथ वाले में किया था। सेम देखो, नॉलेज इतनी ही रखो, यही मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस एक बार पिक्टोरियल व्यू कर लिया, पिक्चर देख लिया कि यहाँ कैसा है, वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस तो हो नहीं, अभी उस लेवल पे तो हो नहीं। जब जाओगे इंडस्ट्री में तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए कि हाँ, आपको पहले से ही नॉलेज है, आप जानते हैं कि भाई ये गियर टूथ जो माइक्रोमीटर कैसे यूज़ करूँगा मैं, ये जो लो फोर्स माइक्रोमीटर है किस तरीके से यूज़ करूँगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट वन इज डायल माइक्रोमीटर, जैसे कि बात की थी एनालॉग माइक्रोमीटर है, एनालॉग का ही एडवांस वर्जन है ये, फिर इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल था, फिर मैकेनिकली डिजिटल था। अब क्या करें हम, पहले तो स्पिंडल ट्रांसलेटरी मोशन कर रही थी और एनविल फिक्स था, अब एनविल भी जो है ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। एनविल को हम कनेक्ट करते हैं एक डायल से, डायल गेज से, गेज बोला जाता है इसको, कायदे में गेज नहीं बोलना चाहिए इसको, लेकिन बोलते हैं डायल से। अब यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट लगाया, सपोज आपने ये ऑब्जेक्ट है, डायल की हेल्प से क्या, अब डायल वाले को भी आप अपने लो फोर्स की जगह यूज़ कर सकते हो। डायल को 0 पे फिक्स कर दो, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे यहाँ पे लगाने से तो डायल 0 से फ्लक्चुएट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो इलास्टिक या रबड़ जो होगी उसकी डायमेंशन गलत होगी, तो आप इसको 0 पे सेट करके यहाँ से रीडिंग को मेज़र कर सकते हो। इसके और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको क्विक चेक करना है। क्विक चेक करने के लिए क्या करोगे आप, डायल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को फिक्स कर दो। अपर लिमिट लोअर लिमिट को जब आप फिक्स कर दोगे तो यहाँ से फिक्स कर रखो 25, ऑब्जेक्ट को लो बीच में लगाओ, अगर 25 प्लस माइनस समथिंग एग्जैक्ट है तो ठीक है, एक्सेप्टेड है, अगर 25 प्लस माइनस समथिंग एग्जैक्ट नहीं है, आउट जा रहा है, तो रिजेक्टेड है। क्विकली आप चेक कर सकते हो। तो सिंपल माइक्रोमीटर वही है, बस उसमें डायल गेज भी यूज कर लिया है। In this type of micrometer, a dial indicator is used to measure the dimension with micrometer. Simple. A dial indicator is used with micrometer to use it precisely. ज़्यादा accurate reading दे, इसलिए हम डायल को यूज़ करते हैं, क्योंकि डायल की जो लिस्ट काउंट होती है आपके वर्नियर कैलिपर से भी कम होती है, 0.001 mm से स्टार्ट हो जाती है इसकी लिस्ट काउंट। इससे बड़े भी होते हैं लेकिन जनरली इतनी होती है। दिस इज अगेन डायल टाइप। अब देखो, इसको बोलने के लिए आप स्नैप गेज, गेज बोले तो जो रीडिंग ना दे, लेकिन यहाँ तो रीडिंग मिल रही है, आप अपने लिए इसको स्नैप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि अब आप रीडिंग को नोट कर रहे हो, हाँ ना में नहीं बता रहे हो, यस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड नहीं बता रहे हो, आप रीडिंग को मेजर कर रहे हो, तो इसको स्नैप गेज ना बोल के आप मॉडिफाइड स्नैप इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो। अगेन वही है, स्नैप डायल आ गया, फ्रेम, रैचेट नज़र नहीं आ रहा, रैचेट इधर अंदर, थिम्बल, स्पिंडल, लॉकनट, सॉरी बैरल स्लीव, कंफ्यूज हो रहा हूँ, स्पिंडल, एनविल। एनविल यहाँ पे मूवेबल है, जब भी डायल आएगा याद रखना एनविल से जो स्पिंडल कनेक्टेड है या एनविल जो है वो मूवेबल है, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा वो, जबकि स्पिंडल रोटरी, सॉरी थिम्बल रोटरी और स्पिंडल भी ट्रांसलेटरी। फ्लेंज माइक्रोमीटर, फ्लेंज कुछ नहीं है, जो हमारा स्पिंडल है और एनविल है वहां पे फ्लेंज लगा देते हैं। फ्लेंज क्या है, ये पीछे एनविल है, ये एक डिस्क लगा दी है। ऐसे ही अगर साइड व्यू देखें तो डिस्क कुछ इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिस्क। साइड व्यू देखोगे तो सर्कुलर, ज़्यादा साइज को ग्रैब कर सके, इसकी जो ग्रिप है वो अच्छी बनी रहे, इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं फ्लेंज को। बिगर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन आपका ब्लेड टाइप है, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। स्पेशल पर्पज़ है आउटसाइड, कोई स्पेशल पर्पज़ जैसे कि ग्रूव्स है, अगेन ग्रूव को आपने 1 एंड से 2nd एंड तक मेज़र करना है उसको, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ग्रूव के लिए ही। आप बात करेंगे इनसाइड माइक्रोमीटर, अभी तक बात की थी आप आउटसाइड के लिए। आउटसाइड क्या करेगा, एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करेगा, लेकिन इनसाइड वाला क्या करेगा, इनर डायमेंशन को मेजर करेगा। पाइप्स का इनर डायमीटर क्या है, कुछ इस तरीके की चीज़ें। सेम एनालॉग होगा, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल होगा, मैकेनिकली डिजिटल भी हो सकता है, डायल इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो साथ में। जैसे कि फर्स्ट वन की बात करते हैं, दैट इज
सिंपल एनालॉग, ये जाज दिख रही है आपको, थिम्बल, सॉरी थिम्बल नहीं होगा इस बार, क्या करेंगे आप इसको, सॉरी ये थिम्बल वाला ही है, ये दो टाइप का होता है, लीनियरली भी होता है और थिम्बल वाला भी, तो थिम्बल वाला ही है। थिम्बल को रोटेट करेंगे तो इस बार ये इस डायरेक्शन में मूव ना करके, इस डायरेक्शन में मूव ना करके राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को, सपोज ये होल है, इसको मेजर कर पाओगे। अनदर वन, 2 जा इनसाइड, वो भी जाज थी, ये भी जाज हैं, 2 जाज इनसाइड, एक्सटर्नली मेजर करोगे, इंटरनली सॉरी, दिस इज बॉटम इनसाइड, बॉटम माइक भी बोलते हैं इसको, बॉटम इनसाइड माइक, बॉटम इनसाइड माइक या माइक्रोमीटर। ये क्या करेगा, अगर डीप होल है कोई और आपको जो डायमीटर मेजर करना है वो यहाँ का मेजर करना है, टॉप का तो आप इजीली कर सकते हो, सेंटर का भी कर सकते हो काफ़ी हद तक, लेकिन आपको बिल्कुल बॉटम का चेक करना है कि ये थ्रू आउट डायमीटर कॉन्स्टेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम बॉटम माइक को यूज़ करते हैं। क्या करेंगे, ये अंदर गहराई में जाएगा, डेप्थ में चला जाएगा, डेप्थ में जाने के बाद आप क्या करोगे, रैचेट को घुमाओगे तो थिम्बल घूमेगा, थिम्बल घूमने से क्या होगा, यहाँ पे पिन है, पिन बॉटम पिन है, ये पिन पहले अंदर होंगी और फिर बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे आप थिम्बल को रोटेट करोगे। कैसे निकलेंगी, ये देखो, ये सपोज बॉटम पार्ट है, इस तरीके से अब आपने थिम्बल घुमाया तो ये पिन बाहर निकलने लगेगी इस तरीके से, और ये एक ही साइड नहीं हो सकती, दोनों साइड हो सकती है, चारों साइड भी हो सकती है। नेक्स्ट वन सेम, इनसाइड स्क्रू पिच माइक्रोमीटर। अब इंटरनल थ्रेड की पिच डायमीटर आपको मेजर करना है तो उसके लिए इनसाइड स्क्रू पिच माइक्रोमीटर यूज करोगे आप, यूज टू, इट इज सिमिलर टू स्क्रू पिच माइक्रोमीटर बट यूज्ड फॉर इंटरनल थ्रेड्स ओनली, इंटरनल पिच डायमीटर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट वन, 3 जा इनसाइड माइक्रोमीटर, सेम जो अभी बताया आपको, बॉटम माइक होता है उसी का एडवांस वर्जन है। ये देखो, ये जाज बाहर आ जाती हैं जब आप थिम्बल को रोटेट करते हो। कैसे, होल है, ये होल है, क्या किया आपने, माइक्रोमीटर लगाया तो जैसे ही थिम्बल को रोटेट करोगे ये जाज निकल जाएंगी। 3 जा भी हो सकता है, ये 4 जा भी हो सकता है, 5 जा भी हो सकता है, 7 जा भी हो सकता है, जितनी चाहे उतनी लगा सकते हो, लेकिन कम से कम रखनी चाहिए। क्यों कम से कम रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जाज होंगे तो मटेरियल का लॉस भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो कॉस्ट बचाने के लिए कम से कम होनी चाहिए जाज। नेक्स्ट वन, सेम इनसाइड माइक विद मास्टर गेज। मास्टर गेज का कैलिब्रेशन कैसे करोगे, रिंग गेज से आप इनका कैलिब्रेशन करते हो जो इनसाइड माइक्रोमीटर हैं, और जो एक्सटर्नल या फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर हैं उनको आप स्लिप गेज से मेजर कर सकते हो, और जो इनसाइड माइक्रोमीटर है उसको रिंग गेज से आप मेजर करोगे जो इंटरनल डायमेंशन को चेक करेगा। माइक्रोमीटर उठाओगे, इस होल में अंदर करोगे और ओपन करोगे, चेक करोगे कि डायामीटर जो इस रिंग गेज का है वो ये एग्जैक्ट रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एग्जैक्ट रीड नहीं कर रहा है, फ्लक्चुएशन है, सपोज आपके रिंग गेज का साइज 50 mm है और आपने अपने वर्नियर माइक्रोमीटर से इसको मेजर किया और आप रीडिंग दे रहे हो 50.2 mm, तो क्लियरली 0.2 mm का एरर है आपके इंस्ट्रूमेंट में है, तो इस एरर को ही मिनिमाइज करने के लिए आप कैलिब्रेशन टेक्निक्स को यूज करते हो। ये नोट पढ़ो इसको, मास्टर रिंग गेज, दिस इज द मास्टर रिंग गेज इज यूज्ड टू कैलिब्रेट द इनसाइड माइक्रोमीटर, वेयर एज एक्सटर्नल माइक्रोमीटर या आउटसाइड माइक्रोमीटर्स आर कैलिब्रेटेड बाय यूजिंग स्लिप गेजेस। बॉटम माइक, ये भी बॉटम माइक है, ये जाज हैं, सिंपल 3 जाज is used to measure the internal hole at the bottom also, hence it is known as bottom micrometer. Again bottom micrometer लेकिन mechanically digital, bottom micrometer, again bottom micrometer, ये भी bottom micrometer है। stick micrometer, स्टिक माइक्रोमीटर का क्या होगा, ये देखो, ये सेट्स में होता है, ये है माइक्रोमीटर की मेन बॉडी, थिम्बल और यहाँ स्लीव। जब आप थिम्बल रोटेट करोगे तो यहाँ से मूवमेंट होगा इसका और इधर से भी मूवमेंट होगा, दोनों साइड से मूवमेंट होगा।
अब अगर आपका माइक्रोमीटर का, इस माइक्रोमीटर का जो टोटल साइज आता है, सपोज इसका टोटल साइज 25 mm है, इट मीन्स आप इससे मैक्सिमम 25 mm तक के होल्स को मेजर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि नहीं, आपका जो आपके पास जो होल है उसका साइज 50 mm है, तो उसके लिए तो छोटा पड़ गया। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये स्टिक्स हैं, इनको इसके साथ में अटैच करोगे, इस एंड पे अटैच कर दोगे स्टिक को, और एक स्टिक को इस एंड पे अटैच कर दोगे, और अब आप थिम्बल को रोटेट करोगे तो ये स्टिक्स में मोशन होगा, और आप इजीली इस डायमीटर को, 50 mm के डायमीटर को मेजर कर सकते हो। इट मीन्स अगर होल का साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े डायमीटर्स के पाइप हैं, तो उस केसेस में हम स्टिक माइक्रोमीटर को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एरर का चांसेस बहुत होता है। कैसे होता है कि जैसे ये होल है, हो सकता है कि आपका माइक्रोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट ना लग के थोड़ा सा टिल्ट लगे। अब टिल्ट कैसे समझो, आप इसके बैक में जाओ, बैक में, बैक से टिल्ट हो गया, साइड से मैं दिखाता हूं। सपोज ये लेंथ है पाइप की, स्टिक माइक्रोमीटर वर्टिकल लगना था ऐसे, इस तरीके से, लेकिन कैसे लगा, इस तरीके से। अब इस तरीके से अगर लग गया तो क्या होगा, एरर चांसेस बढ़ जाएगा, डायमेंशन ज्यादा आ जाएगी, इट मीन्स ये एग्जैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे एरर चांसेस ज्यादा होते हैं स्टिक माइक्रोमीटर में। ये भी आपका स्टिक माइक्रोमीटर है। नाउ ग्रूव माइक्रोमीटर, ग्रूव के डायमेंशन को मेजर करना है, कैसे, सपोज दिस इज द ग्रूव, ये किसी ऑब्जेक्ट में ग्रूव है। अब आपको मेजर करना है तो आप इस माइक को उठाओ, एक पार्ट यहाँ, एक फ्लेंज यहाँ, और इधर माइक्रोमीटर चला जाएगा आपका यहाँ, ये पोर्शन यहाँ पे, ये पोर्शन यहाँ पे, रीडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ मैं, बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं है। मोर देन सफिशिएंट मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आपने अभी तक, मैं इंश्योर गारंटी दे सकता हूँ कि इतने माइक्रोमीटर नहीं देखे होंगे इतने टाइप के। और यही इस बुक की एडवांटेज है कि पिक्टोरियल व्यू के साथ में आपको सब कुछ मिलता है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि आप लीस्ट काउंट को कैसे मेजर करोगे। आप बस याद रखो शॉर्टकट कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू S/N। जिनको क्लास में मैंने बताया उन्हें याद भी होगा, जिनको नहीं बताया वो ध्यान से सुनो। S/N, S इज नथिंग बट दिस इज द डायमेंशन ऑफ इंटरवल या लेंथ ऑफ द वन डिवीजन ऑन द स्लीव या बैरल, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन द स्लीव, एंड दिस इज नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द थिम्बल। जनरली की मैं बात करूंगा, जो हमारे आमतौर पर एनालॉग माइक्रोमीटर्स होते हैं उसमें जो S की वैल्यू होती है, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन स्लीव जो होती है 0.5 mm होती है, और थिम्बल पे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं वो 50 होते हैं। तो 0.5/50 क्या हो गया, मैं इसको लिख दूं 1/100 mm, दैट इज 0.01 mm या फिर 10 माइक्रोन्स। तो यही हमने पहले देखा था कि लीस्ट काउंट कितनी है, 0.01 mm। बोला था ना मैंने कि जो एनालॉग माइक्रोमीटर है जनरली उनकी लीस्ट काउंट 0.01 mm होती है। अब माइक्रोमीटर को आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हो। सेकंड थिंग, रीडिंग कैसे मेजर करें, रीडिंग का कैसे पता चले। देखो देखते ही आपको समझ में नहीं आएगा तो आप रीडिंग कैसे मेजर कर सकते हो। कुछ चीजें मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन बैरल इन मैचिंग 13। सपोज मैचिंग में बैरल पे 13 डिवीजन है। मैचिंग में कैसे दिखाता हूं मैं आपको, अभी सुन लो, मैं दिखा देता हूं। पहले एक बार लिख लेते हैं डाटा को। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल 22 है, दैट इज हम शो करेंगे इसको T से। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल 22। Next, number of divisions on thimble 50, then N equals to 50, then length of one division on barrel hole sleeve 0.5, then S is equal to 0.5। तो लीस्ट काउंट तो वही S/N 0.5/50 mm, that is
0.01 mm, that is least count. But what is the reading? अब रीडिंग की बात करते हैं, कैसे ली जाएगी रीडिंग? अब इस पिक को ध्यान से देखो, ये है थिम्बल हमारा, इस थिम्बल पे ये लाइन है इस तरीके से, ये जो लाइंस हैं यही हमारी एन की वैल्यू है 50 डिविजन्स, 50 डिविजन्स ऑन थिम्बल। अब दिस इज स्लीव, स्लीव पे आपको एक सेंट्रल लाइन दिख रही होगी, ये सेंट्रल लाइन होती है जीरो लाइन अकॉर्डिंग टू दिस थिम्बल। अब इस सेंट्रल लाइन के, ये जो सेंट्रल लाइन है इसके परपेंडिकुलर भी कुछ डायमेंशन है, तो ये जो डायमेंशंस हैं हमारी, ये और ये जो गैप है दैट इज एस, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन थिम्बल, सॉरी बैरल, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन बैरल दैट इज 0.5 mm जनरली जो केस में होती है, दिस इज एस। और ये जो टोटल डिविजन्स हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन लाइन को जरा गिनो, 1 2 3 4 5, फोर्थ डिवीजन में 5 लाइंस आपको नजर आ रही हैं। तो ये जो लाइंस हैं आप क्लियरली देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब 6 लाइन के बाद में 7th आपको नजर नहीं आती, उसके बाद में क्या होगा, आपको डिवीजन इस लाइन के साथ में मैच करके देखने की कौन सी डिवीजन इसके साथ में मैच हो रही है। देखो दो केसेस होंगे, या तो ये लाइन, ये सेंट्रल लाइन थी, यहां की एक डिवीजन थिम्बल से इस तरीके से अटैच हो, एक कंडीशन, या फिर ये थिम्बल वाला पार्ट, कोई डिवीजन यहां है उसके बाद में आपको नेक्स्ट डिवीजन नहीं दिख रही है, तो सेकंड कंडीशन एंश्योर है कि यहां पे जो डिवीजन होगी वो इस लाइन से मैच करेगी। दो ही कंडीशन हो सकती है, तीसरी नहीं होगी, या तो इस जीरो लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन यहां पे इसके साथ मर्ज हो जाए थिम्बल के पार्ट के साथ, या फिर अगर ये लाइन मर्ज नहीं होती है तो थिम्बल पे जो डिवीजन वाली लाइन है वो इस सेंटर लाइन के साथ में मर्ज होगी। तीसरा केस कोई नहीं बनने वाला। तो ये लाइन जो है हमारी दैट इज रिप्रेजेंट्स दी बी, कि कौन सी लाइन हमें थिम्बल की इस फेस तक नजर आ रही है। तो यहां पे इस बी का मतलब है 13th जो हमारी लाइन है वो हमको नजर आ रही है यहां पे। अब ये 13th लाइन आपको नजर आई, उसके बाद में क्या हुआ, इससे पहले 13th लाइन जब आपको नजर आई उसके बाद में सेकंड केस बन रहा है कि ये अगर इसके साथ में मैच नहीं हो रही है तो यहां पे मैचिंग होगी। क्या मैचिंग होगी कि थिम्बल पे 22nd डिवीजन जो है वो मैच कर गई जीरो लाइन से। दिस इज द केस ऑफ सेकंड, और यही क्रिटिकल केस होता है। तो अब आप निकालोगे रीडिंग R इजकल टू B इंटू एस प्लस T इंटू लीस्ट काउंट। सिंपल। B क्या है 13, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 13, टोटल नंबर ऑफ लाइन 13, लेकिन एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.5 mm प्लस T कितना है 22, और लीस्ट काउंट क्या है 0.01, दैट इज इक्वल्स टू 13.5 इंटू 0.5 यानी कि 13 का हाफ 6.5 प्लस 22 इंटू 0.01 0.22, इट मीन्स 6.72 mm will be the reading measured by the measuring instrument या माइक्रोमीटर। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान दो, थिम्बल के साथ में जो आपने मल्टीप्लाई किया है दैट इज 0.01 mm, लीस्ट काउंट ये थी ना। तो प्यारे मेरी बात समझो, ये जो हमारा थिम्बल है और ये जो हमारी स्लीव है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है भैया। ये जो स्लीव पे रीडिंग है दैट इज मेजर रीडिंग ऑन मेन स्केल, ये हमारा मेन स्केल है, और ये जो थिम्बल है इसके ऊपर जो स्केल है वो हमारा वर्नियर स्केल है, यानी स्मॉलर स्केल है। स्मॉलर स्केल है, जैसे वर्नियर कैलिपर में होता है ना तो स्केल, मेजर स्केल या मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ऐसे ही
वर्नियर स्केल क्या होता है? जो लीस्ट काउंट देता है, जो मिनिमम रीड कर सकता है। ऐसे ही थिम्बल पे जो डिवीजन होते हैं वो मिनिमम रीडिंग देते हैं, बैरल पे जो डिवीजन होते हैं वो मेजर रीडिंग देते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा लिस्ट काउंट का और रीडिंग का, दोनों का। अब आप किसी भी रीडिंग को आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एक केस और मैं ले लेता हूँ। सपोज जो लेंथ ऑफ वन डिवीजन है वो 1 mm है और जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल है वो 100 है। तो लिस्ट काउंट क्या होगी? S/n 1/100 0.01 mm। और मैं बोलता हूं कि बैरल की जो रीडिंग है इन मैचिंग वो सपोज 25 है और जो थिम्बल की रीडिंग है वो सपोज 15 है, सॉरी डिवीजन है मैचिंग में। तो सिंपल, रीडिंग इज इक्वल टू B इंटू एस प्लस T इंटू लीस्ट काउंट। B क्या है हमारा? 25, S की वैल्यू 1 mm प्लस T क्या है? 15 और लीस्ट काउंट 0.01। तो ये तो 25 हुआ प्लस 0.15, तो टोटल रीडिंग क्या आई? 25.15 mm। वेरी सिंपल, इससे सिंपल नहीं हो सकता। रीडिंग भी अब आपको निकालनी आएगी, आपको लिस्ट काउंट भी निकालनी आएगी। देखो 3 चीज आपको पता चली यहाँ पे। पहला कि जनरली जो हमारे माइक्रोमीटर है उसकी लिस्ट काउंट क्या होती है? दैट इज 0.01 mm। दूसरी लिस्ट काउंट निकलती कैसे? दैट इज S/n। और तीसरी कि आप रीडिंग कैसे निकाल लोगे? दैट इज R इज इक्वल टू BS प्लस T इंटू LC। अब यहां से फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए नहीं बन सकता। मैंने आपको बहुत ज्यादा बता दिया। इससे ज्यादा है मेरे पास बताने के लिए, लेकिन वो आपके लिए वेस्टेज है, उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। कहां तक किया था हमने? हम इसे स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट एंड है, खत्म होने वाला है बस। दैट इज, ये हमने लिस्ट काउंट निकाल ली और रीडिंग भी निकाल ली। दैट इज सिंपल। नेक्स्ट चैप्टर इज प्लेन एंड रिंगेज। कभी फुर्सत के पलों में फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं होप कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा चीजें मैंने आपको बताई, जितनी आपको जाननी भी नहीं चाहिए उससे ज्यादा बताई। पिक्टोरियल व्यू के साथ में बताई। यही इस बुक की एडवांटेज है कि जो भी मिलेगा वो सब कुछ पिक्टोरियल व्यू के साथ में मिलेगा और आप चीज़ों को देख के एकदम ग्रैब कर सकते हो, समझ सकते हो। और आई होप अच्छे से समझ में आया आपको और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं इंश्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि अब आप कोई भी एग्जाम हो, कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे प्राइवेट का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, माइक्रोमीटर में तो खिला दोगे सामने वाले को। इसके अलावा अगर मैंने कभी पार्ट 2 बनाने की कोशिश की तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा माइक्रोमीटर से रिलेटेड जो शायद इंटरव्यू लेने वाला भी ना जानता हो। तो वेट करना, रेस्पॉन्स से पता चलेगा कि रेस्पॉन्स कैसा है इस वीडियो का। उस रेस्पॉन्स के ऊपर ही पार्ट 2 में बनाऊंगा, अदरवाइज मुश्किल है बनाना, क्योंकि ये मैंने मोर देन सफिशिएंट आपको दे दिया। तो बार बार बातों को रिपीट ना करते हुए यहीं पर रोकते हैं और थैंक यू सो मच। एंड अगेन, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें और मेहनत करने से ना चूकें। मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम को देखते हुए। अब इतना साथ मैं आपको दे रहा हूँ, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं हमेशा साथ दूंगा, लेकिन आप कभी हार मत मानना। जिंदगी के किसी भी मोड पे जहाँ आपको ज़रूरत हो आप मुझसे पूछ सकते हो, एज ए एल्डर ब्रदर डिस्कस कर सकते हो जो भी आपकी चीज़ें हैं, जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न है। लेकिन अपने करियर को ब्राइट जरूर लेके जाना है आपको, क्योंकि हमारी जो कंट्री है ना आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है, यंगर्स के। अगर आप ही घुटने टेक दोगे या आप ही सक्सेसफुल या करियर की ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ोगे तो बड़ी दिक्कत आने वाली है आने टाइम में। विश्व गुरु हम नहीं बन पाएंगे और हमारा मेन मोटिव है, मेरा भी यही मेन मोटिव है कि हाँ भारत कभी जाना जाए कि ये विश्व गुरु है भैया, जैसे पहले था वैसे ही आने वाले टाइम में जाना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू।